नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह कौशल टुडे हरियाणा की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस समय खनौरी बॉर्डर से मेरे साथ हैं जगजीत सिंह टल्लेवाल जी, जिनका नाम आपको मालूम ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या-क्या दिक्कतें उनको सरकारों की तरफ से आ रही हैं, बेशक हरियाणा सरकार है, पंजाब सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, और क्यों ऐसा इन्होंने ज़बरदस्त फैसला लेना पड़ा कि जिसके हिसाब से आप लोगों ने सुना है कि 26 तारीख से बहुत बड़ा एक जो फैसला लिया है डल्लेवाल साहब ने, बात करना चाहेंगे इसी विषय पर। सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। डल्लेवाल साहब, क्यों दिक्कतें इतनी, आपको इतने कड़े फैसले लेने पड़े कि आपको खनौरी बॉर्डर पर एक मरण वर्त पर, जैसा कि आपने ऐलान किया, बैठना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सरकारें कारपोरेट के पक्ष में फैसले लेने शुरू कर दें और देश के किसान और मजदूर जो देश की देश को खड़ा करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले जो लोग हैं, जब उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए, उनकी कहीं पे भी कोई बात ना सुनी जाए, बात ना मानी जाए, तो एक तो ये बात है कि उस समय आंदोलनकारी लोग जो होते हैं, जो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगुआ लोग होते हैं, उनको कुछ ना कुछ फिर लोगों के लिए फैसला लेना पड़ता है। जी। हमारी जो विचार है, हमारी जो भावना, हम ये सोच कर चलते हैं कि हमारे लोगों में का नुकसान नहीं होना चाहिए, एक भी आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें आगू को आगे आना चाहिए। बिल्कुल। अगर आगू देखिए, पीछे हमारा एक नौजवान शुभकर्ण शहीद हुआ इसी जगह पे। यहीं पे, जी। तो सरकार की सेहत पे मतलब उसके दिमाग में कोई असर नहीं है, मर गया तो मर गया। तो फिर इसके आगे फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि आगू जो नेता होते हैं वो नितर कर आगे आए। एक बात तो ये है। जी। दूसरी बात ये है कि हालात कैसे बने, क्यों बने। देखिए, जो हमारी डिमांड्स हम लेकर जा रहे हैं, इनमें कोई नई मांग नहीं है। सब के सब वो मांगे हैं जो सरकार ने अलग अलग समय पे हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई है, मानी हुई मांगे हैं। जब सरकार ने ये मान चुकी है ये हमारी मांगे, तो उन मांगों को लागू करवाने की जब बात आती है, तो फिर सरकार उस रास्ते पे चलती है। अगर किसी ने किसी का कोई पैसे देने हो ना, जी। तो जब पैसे लेने वाला घर पे आकर दरवाजा खटखटाता है, तो वो अंदर बैठे ही आवाज दे देता है परिवार को कि ये बोल दो भाई वो घर ही है नहीं नहीं, है, है नहीं। है नहीं है। जी। वो की है सरकार ने। जब लोगों के साथ तेरी कमिटमेंट की है, तो लोग आपको वो आपके याद दिलाने आ रहे हैं। तो इस तरीके का हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर इस तरह की बैरिकेडिंग, मेरा ख्याल है आपने पत्रकारिता की लाइन में जी। पहली बार ऐसी देश के अंदर बैरिकेडिंग हुई देखी हो। अभी जिक्र हो रहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कि बॉर्डर भी ऐसा नहीं है, जो कि खनौरी और शंभू बॉर्डर बन गया। बन चुका है। जी। तो जब ऐसा हो जाए, तो जो जो हमारे प्रधानमंत्री जी रोज ये बोलते हैं कि देखिए जी, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। अगर बिल्कुल। सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई भारत, पूरे वर्ल्ड के अंदर एजिटेशन हो रही है, किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां अपने साधन लेकर अपनी राजधानी में जाते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पे किसानों को अगर आप राजधानी में जाना चाह रहे हैं और उनको जाने नहीं दिया जा रहा, जी। यहाँ पे रोक कर रखा हुआ है। सर, अभी खट्टर के साहब का बयान आया है, मनोहर लाल खट्टर का। पीछे मुख्यमंत्री थे, अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि किसान अगर ट्रैक्टर ट्रालियों के अलावा कोई ऐसे साधन से नहीं जाते और पैदल या कोई बसों में जाते हैं, तो उनको कोई शांतिपूर्वक ढंग से कोई नहीं रोकेगा, वो जा सकते हैं दिल्ली। नहीं, देखिए सवाल ये है, इसमें भी एक राजनीति है। हम्म। हमारा प्रोटेस्ट है, हमारा आंदोलन, हमारी सरकार जो केंद्र की सरकार है, इसका स्वभाव, उनकी इसका नेचर जी। हम अच्छी तरह जानते हैं कैसा नेचर है। पिछली बार आंदोलन किया, वहां पे जाकर 13 महीने बैठने के बाद प्रधानमंत्री बिना किसी के साथ बैठक किए ये बोल देते हैं कि भाई ये तीनों कानून वापस लेते हैं हम। किसानों के साथ बातचीत करना भी उचित नहीं समझती। जी। तो उनका ये 13 महीने हमें वहां बैठा कर रखा, 9 महीने से ज्यादा समय हमें आप यहाँ बैठा कर रखा हुआ है। अगर हम दिल्ली जाएं, हम ठीक है उनकी बात है, अगर हम दिल्ली जाएं ट्रैक्टर के बगैर जाएं, हमारा घर वहां पे नहीं बन सकेगा। वहां सरकार एक दिन में तो बात हमारी मानेगी नहीं। ये आपको लगता है कि नहीं मानने वाली? नहीं, ये एक्सपीरियंस देख चुके हैं हम।
पुराना एक्सपीरियंस हो चुका पुराना एक्सपीरियंस हो चुका है। है जी। अगर हमारा हम जाते हैं वहां पे तो हमारे पास हमारा खाने की व्यवस्था, हमारे रुकने ठहरने की व्यवस्था, और ये सर्दी का मौसम आ रहा है वो तो जरूरी चाहिए ना हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं करने देना तो इसका मतलब तरीका है कि इनको इस तरीके से ऐलान कर दो, बोल दो, वो तरीका ना हो पाएगा तो ना मतलब ये जा पाएंगे। ये लगातार उनका यही रहा है जी। और वही तरीका उनकी तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, अभी नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में भगवंत मान है, केंद्र सरकार के साथ है। क्या ये तीनों सरकारें, चाहे पंजाब के, हरियाणा, केंद्र सरकार है, क्या आपको ऐसा लगता है कि तीनों सरकारें एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं, या कोई ना कोई इनमें कोई लीनियंसी है, नम्रता है कि वो किसानों के हक की कोई बात करने का प्रयास करे? इनमें से कोई भी लीनियंट नजर नहीं आ रहा जी। आप इनके ऊपर ध्यान दो। हम्म। दिल्ली के बॉर्डर पे लगभग 800 से अधिक किसानों की आत्महत्याएं हुई, उनमें उन्होंने भी शहादत हुई है। और एक बाबा जी ने गोली मारकर अपने आप को आत्महत्या की, वहां पे ये घटना हुई, हम्म। यहाँ पे भी हो गया। हाँ इतना ज्यादा शहादतें होने के बाद जी। भारत सरकार की तरफ से एक शब्द उन शहीदों के लिए बोला नहीं गया। उसके बाद आते हैं हम हरियाणा की सरकार के ऊपर जी। जिस सरकार ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई और अपने उन्हीं ही अधिकारियों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए उनके नाम सेलेक्ट किए जा रहे हैं कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे किसानों को रोका है। अरे भाई, किसान आ रहे हैं, कोई कोई मतलब बाहरले मुल्क से कोई सब फौज तो चढ़ाई करके आ नहीं रही, अपने ही किसान है, अपने अपने मुल्क के किसान किसान है। एक ही देश है, एक बिल्कुल ही देश के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे इनका चेहरा नंगा हुआ। जी। सेकंड बात ये है कि यहाँ पे शुभकर्ण शहीद हुआ। शुभकर्ण की शहादत पे ना तो हमारे देश के गृह मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, किसी के मुंह से हमदर्दी भरा एक शब्द तक नहीं निकला। हरियाणा वालों ने तो उनको मारा, उनका तो निकलना ही नहीं था। इन्होंने उसको किसानों का शहीद तो ऐलान कर दिया पंजाब वालों ने, लेकिन जब उनका मुकदमा दर्ज करने की बात आई तब यहाँ पे भी हमें रोड के ऊपर उनकी डेड बॉडी को रखकर मुकदमा दर्ज करवाने के कई नौबत पर लाना पड़ा। सर, क्या सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि जब अधिकारियों को अवार्ड दिए जाते हैं, क्या किसानों को अवार्ड दिए जाते हैं? देखिए, किसान उनके एजेंडे पे नहीं है, किसी भी सरकार के एजेंडे पे किसान नहीं है। अगर किसान इनके एजेंडे पे हो फिर तो यहाँ पर ये नौबत आती नहीं जी। देखिए, एक बार इसी किसान को किसान और जवान के साथ जोड़कर किसी एक प्रधानमंत्री ने ये भी नारा दिया, जय जवान जय किसान। जय किसान। राइट। जब एक प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देता है तो दूसरा वही सरकार किसानों को आतंकी बोलती है, किसानों को खालिस्तानी बोलती है, शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए, किसानों को मतलब मवाली बोलती है। तो दोनों सरकारों में बहुत अंतर है। लेकिन मोदी जी एक बात कहते हैं कि किसान मेरे सबसे एक प्रथम श्रेणी के किसान हैं, उनकी मैं आमदनों के लिए भी वचनबद्ध हूं ताकि उनकी दुगनी आमदन हो, लेकिन किसानों को भी मेरे साथ लगना चाहिए। देखिए, आमदन दुगनी करने की जो बात है, अगर इसका आप इतिहास पढ़ लोगे जी तो मुझे लग रहा है कि पीछे की जो सरकारें हैं पीछे रही हैं जी। अगर हम ये क्वेश्चन का जवाब ये देते हैं जो अब दे रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चन के जवाब के ऊपर वो यही कहेंगे कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है डल्लेवाल। तो आप इनका थोड़ा स्टडी करो। जब पीछे की सरकारें रही हैं उनके समय में कितने परसेंट हमारी फसलों का भाव बढ़ा है, रेट बढ़ा है, और जब इनका समय आया है इतने समय के अंदर इनके समय में कितने परसेंट बढ़ा है, तो सब शीशा हो जाएगा सामने। सर, सरकार का मानना है कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई उस समय कनक का और चोना जिसको जीरी है उसका रेट 1000 रुपए के आसपास था, और अब 2000 से ऊपर 10 सालों के अंदर कनक का और जीरी का जो रेट है वो जा चुका है, इसलिए हमने आमदन दुगनी की है। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कुछ तरीका नहीं ये कह देना कि हमने इस तरीके से इसकी आमदन दुगनी की है। आमदन दुगनी करने का मतलब ये होना चाहिए कि आदमी का लागत कितनी आ रही है,
उस लागत के हिसाब से क्या उसकी आमदन दुगनी हो रही है या नहीं हो रही। अगर लागत से आमदन डबल हो जाए तो मान लेंगे उनकी इनकम डबल हो यानी जाती है। एक्सपेंसेस खर्चा ज्यादा है, आमदन कम है। देखिए अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जी। उस कमेटी ने अभी अभी नई रिपोर्ट दे दी है और उन्होंने उसमें ये कह दिया कि जब किसान इनपुट्स यूज करता है एग्रीकल्चर के ऊपर और जब वो मंडी में जाकर अपनी फसल की को बेचता है तो वो उनका बैलेंस नहीं बन पा रहा। राइट। तो यही मतलब ये उन्होंने कमेटी ने भी एक अपनी एक रिपोर्ट में दिया है। रिपोर्ट में बोल दिया, अभी अभी बोला है, जी। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी आज आज ही रिपोर्ट मतलब सब तो फिर ये जब कमेटी रिपोर्ट दे रही है तो सरकार को कमेटी की रिपोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। नहीं, सरकार अगर कमेटी के ऊपर, कमेटियां तो देखिए कैसी बनती है, क्यों बनती है कमेटी, इसलिए बनती है कि काम को लंबा कैसे खींचा जाए, एक बार उसको टाला कैसे जा सकता है, वो एक रास्ता निकाला जाता है। अगर कमेटी की बात, कमेटी तो बहुत छोटी चीज होती है। जी। सरकार ने एक कमीशन बनाया था 2004 में, जिसको स्वामीनाथन कमीशन भी बोलते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट। रिपोर्ट। बिल्कुल। तो वो उस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर स्वामीनाथन जी, और उनकी अध्यक्षता के अंदर वो पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार हुई और 2006 में वो रिपोर्ट टेबल पे आ गई। बिल्कुल। जब 2006 में वो टेबल पे रिपोर्ट आई, आज तक सरकार ने वो रिपोर्ट लागू नहीं की। जी। और देखिए कमीशन क्या होता है, कमेटी और कमीशन का जमीन आसमान का अंतर होता है। कमेटी तो बहुत छोटी चीज होती है, काफी कमीशन बहुत डिफरेंस बड़ा है, चीज होता है, काफी डिफरेंस बहुत है। बड़ी चीज होता है। राइट। मुलाजमों के लिए जो पे कमीशन जितने भी आए, सभी की 7 पे कमीशनों का रिपोर्ट सी दो वो लागू हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन किसानों का एक ही कमीशन आया और उसी कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, तो ये कैसे मानेंगे कि कमेटियां इनके लिए तो सिर्फ काम को लटकाना, काम को लंबा पाना, उसका एक तरीका होता है, और कमेटी की बात ये मानते नहीं है। और पिछले दिनों हमारे साथी कमेटी वालों के साथ मिले भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारा काम है रिपोर्ट सबमिट करना, हम रिपोर्ट तो सबमिट करेंगे, लेकिन हम आपके साथ ये वायदा नहीं करते कि हम इस रिपोर्ट को लागू भी करवा पाएंगे। जी। ये उन्होंने पहले बोल दिया। सर, अब आपने जो फैसला लिया 26 तारीख से मणवर्त पर बैठने का, बहुत बड़ा जिंदगी का ये फैसला है। क्या आपको लगता है कि इस कदम से सरकार कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव में आएगी और आप लोगों के साथ बात करने का प्रयास करेगी? देखिए सवाल ये है कि 800 से अधिक किसान हमारे पहले शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन में भी 40-45 के करीब मतलब किसान शहीद हो चुके हैं, और एक नौजवान युवा जिसको सीधा गोली मारकर शहीद कर दिया, वो सब हमारे साथ हो चुका वहाँ पे। और सरकार का जिस तरह का हमारे किसानों के प्रति एटीट्यूड है, वो अब सब हम लोग देख रहे हैं। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक बात ये है कि आंदोलन को पीसफुली लड़ते हुए और तेज करना और सोई हुई सरकार की आंखों उनकी नींद से उनको जगाना, यही एक रास्ता है। जब हम यहाँ पे शहादत होगी, किसी भी नेता की होगी, हम बैठेंगे पहले, हमारी शहादत के बाद हमारा सेकंड नेता हरदो झंडे जी बैठेंगे, या रूटीन ये चलता रहेगा? ये चलता रहेगा, एक शहादत के बाद दूसरी शहादत, दूसरी के बाद तीसरी। क्या यही एक रास्ता रह गया है? देखिए और दूसरा रास्ता क्या होता है, आंदोलन अगर अगर ये ऐसी बैरिकेडिंग ना होती तो आज तक किसान मतलब दिल्ली पहुंच जाते, रुकते नहीं थे। तो वो तो हमारे अब मतलब हो नहीं पा रहा। तो शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन को और तेज करने का इससे अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं। सर, सरकार एक तरफ ये कहती है कि जो किसान नेता है कहीं ना कहीं वो अपना राजनीतिकरण में एक इस्तेमाल होते हैं और चुनाव में आ जाते हैं, और उनके सामने वोटें कितनी आती हैं। अब गुरनाम सिंह चढ़ूने की बात की जाए या और किसान नेताओं की बात की जाए, तो वो लोग क्यों ऐसा करते हैं, किसान आगू बन के फिर कहीं ना कहीं राजनीति में आते हैं, और फिर जो बल्कि उनकी इतनी जमानत तक जब्त हो जाती है। तो इस मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, इस आंदोलन के सहयोगी जितने भी संगठन है, इनका एक भी साथी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसने इलेक्शन में, क्या यही गैर राजनीतिक जो मोर्चा है किसानी, हाँ, ये आप लोगों का इसी तरफ से इस्तेमाल है? मेरा देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ जी। हमने पीछे जब आंदोलन लड़ा दिल्ली के अंदर, ये एक मतलब हमारा सिद्धांत था जी कि किसी भी पॉलिटिकल नेता को
हम स्टेज के ऊपर मंच पे नहीं आने देंगे। मंच पे नहीं आने देंगे जी। और आने भी नहीं दिया। हम्म और वो हमारा आंदोलन जीत भी इसी वजह से हुई हम्म कि हम पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल हम्म थे। अब वो साथी जो हम्म चुनाव में भाग ले चुके हैं और उन्होंने पार्टियां बनाकर चुनाव लड़ चुके हैं, जी। तो उनसे तो अब वो क्या उन पॉलिटिकल पार्टियों से कम रह गए? वो तो उन्हीं में शामिल हो वो तो गए। उन्हीं में शामिल हो गए। तो जनता भी सही तो कह रही है कि ये सही कह रहे हैं, बिक जाते हैं। सही कह रही है। तो अगर वो जनता सही करे तभी तो इस आंदोलन में वो नहीं है। उनके चेहरे कभी नजर नहीं आ रहे हैं। आपको इस आंदोलन में वो नजर नहीं आएंगे। और वही सवाल है जो, और आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि चुनाव लड़ते हैं फिर ऐसा होता है फिर वैसा होता है, तो वो मैंने उसका जवाब ये है। लेकिन बहुत सारे पत्रकार भाई हमारे ऊपर ये भी सवाल करते हैं कि वो दूसरे साथी आपके दूसरे पुराने साथी दिखते नहीं है। तो मेरा ख्याल है सभी को इस बात की समझ लेने आ जानी चाहिए कि आंदोलन पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल है। नॉन पॉलिटिकल रखने का हमारा प्रयास जारी है। कहीं पे भी हमारा एक भी पूरे आंदोलन के समय में या जब से मैं जथेबंदी में काम करना शुरू किया जी। आज तक मेरा एक भी कहीं पे कोई स्टेटमेंट निकाल दे जहाँ पे हमने बोला हो कि इसको सपोर्ट करना इसको नहीं करना, एक भी। सर, राकेश टिकैत के बारे में सवाल करूंगा। राकेश टिकैत के बारे में आपका क्या विचार? देखिए, मुझे लग रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ना बोला जाए तो अच्छा रहेगा। राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा काम करती है, वो उनका क्या तरीका है, वो उनका अलग तरीका है, अपना तरीका है। सर, सरकार का नुमाइंदा कोई आपके साथ बात करने के लिए आता है तो उनका वेलकम होगा या उनको इग्नोर किया जाएगा? नहीं, देखो, बातचीत के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हम्म कोई हमारे साथ बात करने के लिए आता है तो बातचीत के माध्यम से ही तो बात आगे बढ़ती है, बढ़ेगी। राइट। तो हमारा कभी ऐसा नहीं होता, ना आज है ना आगे रहेगा, कि जब भी सरकार हमारे साथ बातचीत करना चाहे हम बातचीत से कभी भागते नहीं, बातचीत करेंगे और अपनी बात सरकार के आगे पूरी मजबूती से ताकत से रखेंगे। सर, लास्ट सवाल करूंगा। आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ विचारधारा आ रही है कि वो बीमार हैं और वो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं और अपनी शहादत देकर के शहीद होना चाहते हैं। बड़ा कड़वा सवाल है सर, लेकिन बहुत जरूरी था आपसे इस बारे में बात करना ताकि लोगों को इसके बारे में क्लियरेंस हो। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मामला ये है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हूँ और आगे की बात है जो मैं उसके साथ साथ एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का भी कन्वीनर हूँ। राइट। अब जब मैं एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, जिसमें लगभग 100 के करीब ऑर्गेनाइजेशन छोटी बड़ी काम करती हैं, उनका मैं कन्वीनर हूँ, तो ये सबसे पहले जंग के मैदान में उतरना जिम्मेदारी बनती है नेता की। अगर किसी फौज का सेनापति पीछे रहेगा तो फिर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उस हिसाब से मेरा मानना है, मेरी एक विचारधारा, मैं ये मानकर चलता हूँ कि लोग नहीं मरवाने चाहिए, खुद शहीद हो जाओ, खुद शहीद हो अपने हकों के लिए, अपने हकों के लिए। आने वाले समय में हमारे से भी मजबूत नेता आगे आ जाएगा, कोई ना कोई वो संभाल लेगा इसकी कमांड, इसकी। ये तो एक सृष्टि का नियम रहा है। हाँ। एक के जाने के बाद दूसरा कोई ना कोई क्रांतिकारी बन आता है, कोई ना कोई आता है। तो इसमें मैं तो एक बार और भी मतलब एक मिसाल दिया करता हूँ। देखिए, एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना जी, उसमें एक क्वीन होती है, रानी मक्खी जी। वो पूरे बक्से को कंट्रोल करती है और पूरा बक्सा उसका हुक्म ऑर्डर मानता है। हकीकत है जी, ऐसे नहीं उसको रानी बोल दिया, उसमें सच में वो रानी होती है, कोई क्वालिटी है, टैलेंट है, क्वालिटी है उसमें। राइट। लेकिन जब वो मर जाती है तो अपने आप ही दूसरी रानी की सिलेक्शन होनी शुरू हो जाती है, अपने आप ही तैयारी हो जाती है कि उनकी कमान कौन संभालेगा। ये ऐसी नहीं होता जी। तो हमारे नेताओं को इस मैदान में उतरना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से इस रास्ते पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक परिवार है जी। हमारे साथी भी कभी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, राइट। तो मैं उनको भी यही कहता हूँ कि इसमें इमोशनल होने की बात नहीं है। देखिए, किसानों के, लोगों के अधिकारों की बात करनी है, उनके बच्चे, आने वाली भविष्य जीवित रखने की अगर बात करनी है तो फिर किसी ना किसी बड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
तो सर मैं लास्ट ही सवाल आपसे करूंगा, क्या किसानों को अपने हक और अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या शहादत ही देनी जरूरी है, या सरकार चाहे तो को बातचीत के जरिए किसानों के हकों को मान ले ताकि किसानों को मजबूर ना होना पड़े? देखिए, कोई जरूरी नहीं, कुछ इस बात का किसी को चाव नहीं होता कि मरना है, जब मतलब शहादत इतना है। आसान तो नहीं है इतना आसान नहीं है जी। जो आपका सवाल था कि आप बीमार हो, बीमार होने के बावजूद आप इसका फायदा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका बीमारी का फायदा उठा रहा है जी जी। तो देखिए, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई डल्लेवाल बीमार है, उसको नहीं बैठना चाहिए। दोनों तरफ बातें चल दोनों रही तरफ बातें चल रही है। तो डल्लेवाल उसकी परवाह ना करता हुआ, मुझे ये बताइए, किसी आदमी को कोई भी बीमारी हो और इतना बड़ा कदम उठाने के लिए, मेरा ख्याल है वो अपने आप इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। बहुत जज्बे की जरूरत है। बहुत जज्बे की जरूरत है। राइट। लेकिन मेरे पास मेरी मेडिसिन होती है, और जिस दिन मैं मतलब अनशन पे बैठूंगा उस दिन मेरी मेडिसिन मतलब अपने आप सब मैंने वो बंद कर देनी है। मेडिसिन भी बंद कर देनी? मेडिसिन भी सब बंद हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन तो ऐसी होती है ना जी, वो तो ली ही मतलब खाना खाने के साथ ली जाती है। खाना खाओगे नहीं, खाना खाएंगे नहीं तो दवाई लेंगे कैसे, मेडिसिन नहीं लेंगे तो वो वैसे भी नहीं, कुछ नहीं लिया जाता, क्योंकि खाली पेट होता है, उसमें मेडिसिन वगैरह नहीं यूज की जाती जी। बाकी दूसरी बात उसमें एक और भी है, अरे मेडिसिन तो इसलिए लेनी है ना कि हम जिंदा रहें, तंदुरुस्त रहें। हम हमारा निशाना ये नहीं होता हम अनशन पे बैठेंगे, अमरन अनशन पे बैठेंगे जी। तो फिर ये सोचने की क्या जरूरत है कि भाई और लंबा समय जीवित रहे। फिर तो ये है कि जब मरना है, सरकार ने ये फैसला ले लिया कि किसान मरते हैं तो मरे, फिर किसान ना मरे, किसानों का नेता मरे। और नेता अगर नेता को ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनको मेडिसिन का मेरा ख्याल सहारा नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आपने देखा कि बहुत एक विस्तृत चर्चा जो है ना, आज हमें मौका मिला जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से बात करने का। इनके बारे में न जाने मीडिया के जरिए कितनी बातें निकल कर आप लोगों के बीच में आती है। इनके स्वास्थ्य को लेकर भी हमने जिक्र किया, हालांकि कड़वा सवाल था, लेकिन किसानों के हक के लिए इन्होंने अपनी मेडिसिन तक एक छोड़ने की बात कही है। सरकार को भी तो खुद सोचना चाहिए। कोई अपने पर्सनल काम के लिए तो ये अपनी कोई अनशन पर बैठने की कोई इनको जरूरत नहीं है। एक किसानी के हक के लिए ये कितना बड़ा फैसला जिंदगी का ले रहे हैं, तो ये सरकारों को खुद भी सोचना चाहिए। और इस समय वक्त की जरूरत है कि सरकार का कोई नुमाइंदा आके किसान जो बैठेंगे इनसे बात करे, ताकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा कोई एक रूप ना ले ले, जिससे ये जो किसान आंदोलन है और किसी रूप में बदल जाए। लेकिन उससे पहले सरकार को दिमाग में सोचने और समझने की बहुत जरूरत है, और किसानों के साथ कहीं ना कहीं बात करने की जरूरत है। दोस्तों खनौरी बॉर्डर से मुझे मौका मिला है, आज डल्लेवाल जी ने जैसा फैसला किया है, ऐलान किया है कि 26 तारीख से मनवर्त पर बैठेंगे, तो मौका मिला हमें खनौरी बॉर्डर से इनसे बात करने का। दोस्तों आपको क्या लगा, और इन किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने वाले आगुओं के लिए आपके पास क्या विचार हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि सरकार के लिए भी ये नसीहत हो कि कम से कम बात करना एक बहुत बड़ा जरिया है, और मिल बैठ के ही बात करने से कोई सॉल्यूशन निकलता है। दोस्तों फिर मिलूंगा नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।